बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वेलकम टू द प्रोग्राम डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज के अपने प्रोग्राम में कुछ नए मौज़ूआत पर हम बात करने जा रहे हैं, जिनमें सर फहरिस्त रहेगा 28 मई यौम तकबीर वाले दिन मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का सदर मुंतखब होना, और उनकी ये जो सदारत है जो उनको मिली है, ये हासिल हो जाने के बाद पाकिस्तानी अवाम को इससे कितना फ़ायदा होने जा रहा है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे बानी पीटीआई की ट्वीट के हवाले से, जो कि आजकल मौजूए बहस बनी हुई है और जिसकी बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात भी FIA के सुपुर्द कर दी गई हैं। सो आखिर था क्या इस ट्वीट में, और इस ट्वीट के दूरस नताइज क्या निकलेंगे। और कुछ भारतीय इंतखाबात के हवाले से बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी साहब 4 जून को ये नताइज जो हैं भारतीय इंतखाबात के, ये मुतवक्के हैं। और इससे कबल भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब 2 दिन की मेडिटेशन पर चले गए हैं। सो इस मेडिटेशन का पर्पज़ क्या है, क्या मकासद हैं जो इस मेडिटेशन से वो हासिल करना चाह रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के अपने प्रोग्राम में। सो अब्दुल बासित साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। और मियाँ नवाज़ शरीफ ने दोबारा सदारत का मनसब संभाल लिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का। सो एक तो ये कि आप उनकी इस प्रेसिडेंसी को किस तरह से देखते हैं, प्लस पाकिस्तानी अवाम को इस प्रेसिडेंसी से क्या फ़ायदा होने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मेरा सलाम। पहले तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को बहुत बहुत मुबारक हो। 6 साल के अरसे के बाद वो फिर दोबारा वो PMLN के सदर मुंतखब हो गए हैं। जमहूरी अगर ख़ास नुक्ता नज़र से बात करें तो अच्छी जमहूरियतों में यही होता है कि पार्टी की सदारत अलग होती है, और अगर वो पार्टी पर सर इख्तिदार आ जाए तो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कोई और होता है। सही। अपने हमसाया मुल्क में देख लीजिए, भारत में जो BJP है उसकी सदारत किसी और के पास है, लेकिन वज़ीर आज़म BJP के हैं, लेकिन वो मोदी साहब हैं। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, मिसाल के तौर पर जो इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, वो 2014 में BJP के सदर थे। जब पार्टी मुंतखब हुई तो राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर बन गए। तो उसके बाद अमित शाह जो इस वक्त होम मिनिस्टर हैं, वो BJP की उनके पास सदारत थी, और अब सदारत शायद नड्डा साहब के पास है। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी एक अच्छी रिवायत पड़ी है। तो जो हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको फ़ायदा होने जा रहा है। मतलब अगर इसको सस्टेन कर सकें, मुझे नहीं लगता कि ये सस्टेन होगा। अगर कल कलाम को PMLN को दोबारा वोट मिलते हैं तो यही सदर जो हैं वज़ीर आज़म भी बन जाएंगे, और शायद सदारत भी के पास रहेगी। बहुत अच्छा होगा। मतलब राहें हमवार की जा रही हैं। अगर कल नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, सही, PMLN की सदारत किसी और को मिल जाती है तो बहुत अच्छा होगा, उनकी अपनी पार्टी के लिए भी अच्छा होगा, और पाकिस्तान में जमहूरियत के जो एक लिहाज से हम आगे बढ़ रहे हैं जमहूरियत को मजबूत करने के लिए, उसके लिए भी बेहतर होगा। लेकिन हमारे यहाँ ये होता नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप भारत को देखिए तो कांग्रेस पार्टी भी एक डायनेस्टिक पार्टी ही है। नेहरू साहब के बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी, उसके बाद फिर राजीव गांधी, और फिर उनकी बेगम सोनिया गांधी, और अब राहुल गांधी। लेकिन उन्होंने पार्टी को पिछले साल अलग कर दिया। पार्टी की जो सदारत है वो अब किसी और के पास है। तो इस वजह से थोड़ा सा उनकी अपनी पार्टी के लिए भी अच्छा है कि किसी और को सदारत दें, ताकि मुस्लिम लीग नून जो है वो इंस्टीट्यूशन बने, ये ना हो कि पार्टी की ही मिराज बन जाए। लेकिन बासित साहब, एक जानिब जो ये सब कुछ अच्छा चल रहा था, सो अपनी स्पीच के दौरान उन्होंने बहुत ही सेंसिटिव किस्म की बातें की, जिसको डेफिनेटली जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसके मीडिया ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया है। सो आप उनके इस बयान को किस तरह से देखते हैं? क्या ये होना चाहिए था, कहना चाहिए था? मुंतहा सच्ची बात तो ये है कि मैं बहुत दुखी होता हूँ इस किस्म के जो बयानात हमारे सियासी लीडर्स देते हैं, बगैर सोचे समझे। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब बात नहीं कर रहे थे, वो एक मैसेज कन्वे कर रहे थे। बेसिकली सोच क्या थी इस स्टेटमेंट के पीछे? उसकी सोच कोई नई सोच नहीं है, मुंतहा ये पहले से चली आ रही है। डॉन लीग्स को आप देखिए तो उन्होंने ये तस्लीम कर दिया कि जो मुंबई अटैक हुए थे वो पाकिस्तान से हुए थे। इसी तरह जब वो बात ये करते हैं कि जी उन्होंने तो वाजपेयी के साथ हाथ मिला लिया था, 21 फरवरी 1999 को लाहौर डिक्लेरेशन आया, और उसके बाद फिर हमने ही कारगिल शुरू करके एक लिहाज से जो पीस प्रोसेस था उसको एक लिहाज से टारपीडो किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि थोड़ा सा चीज़ों को पर्सपेक्टिव में
रख के देखना चाहिए। बिल्कुल। मैं नहीं समझ पाता कि क्यों नवाज शरीफ साहब कारगिल की तो बार बार बात करते रहते हैं, लेकिन जो कुछ भारत ने 5 अगस्त 2019 को किया या जो अब भी रियासती दहशतगर्दी वहां पे हो रही है उसका जिक्र नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल उसका जिक्र नहीं करते और उसको नजरअंदाज कर देते हैं, एज इफ के तमाम जो मसाइल हैं वो कारगिल से शुरू होते हैं और कारगिल पे बिल्कुल खत्म होते हैं। बिल्कुल। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की नोयत जो है अगर वो ख़राब है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मामला है, वो है जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा। कश्मीर का मसला, लेकिन बिल्कुल। हमने ये देखा है, बारहा देखा है कि चाहे वो मुशर्रफ साहब हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या PMLN की हुकूमत हो, सही। चूंकि हम इस वक्त PMLN की बात करते हैं तो अगर आप ऊफा स्टेटमेंट निकाल के देखिए तो कश्मीर पे इनके रुझानात क्या हैं, कश्मीर का जिक्र ही नहीं है उस स्टेटमेंट में बिल्कुल। जो 10 जुलाई 2015 की ऊफा स्टेटमेंट थी। इस तरह आप जो 9 दिसंबर 2015 का हमारी ज्वाइंट स्टेटमेंट थी भारत के साथ, उससे भी कश्मीर के मामले को बिल्कुल नीचे लाकर खड़ा कर दिया, दूसरे जो इश्यूज हैं उनके साथ लाकर खड़ा कर दिया। तो सही। मैं इनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जी ठीक है, कारगिल का भी अगर आप देखिए तो कारगिल का तो जिक्र करते हैं, लेकिन भारत ने जो वायलेशन की, शिमला एग्रीमेंट की, उसका जिक्र नहीं करते। हमारे बिल्कुल। सियाचिन के ग्लेशियर्स हैं उन पे कब्जा कर लिया 1984 में, उसका जिक्र नहीं करते। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि भारत में चूंकि इंतखाबात हो रहे हैं और 4 जून को नताइज निकल आएंगे, तो प्राइम मिनिस्टर जो नवाज शरीफ साहब हैं वो मैं देख रहा हूँ कि इस साल एक तो ये है कि जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो वापस वापस हाई कमिश्नर के लेवल पे आ जाएंगे। सही। दूसरा, ट्रेड की बहाली का भी आप देख सकते हो, और इससे इम्पॉर्टेंट बात यह है, मेरी असेसमेंट है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि सही। एक तो जो है ये मोदी को इनवाइट करेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब, शहबाज शरीफ साहब, सो जो कि वो मोदी की ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज है, डू यू एक्सपेक्ट के ही विल विजिट द पाकिस्तान? नहीं, वो बायलैटरल विजिट नहीं होगा, मुंतहा होगा सही। कुछ इस तरह कि जो सार्क समिट होनी थी, 19th सार्क समिट राइट। पाकिस्तान में 2016 में, वो नहीं हो सकी थी, आपको याद होगा उन्हीं बिल्कुल। का वाकया हुआ था। तो उसके बाद भारत ने ये मना कर दिया कि हम पाकिस्तान नहीं आ सकते। तो अब होगा ये कि सार्क को रिवाइव करेंगे और सार्क को शायद भारत एग्री कर जाए सार्क समिट में इस साल के आखिर में। तो उसमें चूंकि और सही। भी सार्क के रहनुमा आएंगे तो मोदी साहब उसी अम्ब्रेला के तहत पाकिस्तान आ जाएंगे और फिर एक बायलैटरल मीटिंग होगी शहबाज शरीफ साहब के साथ भी और नवाज शरीफ के साथ भी, सही। और फिर एक और ज्वाइंट स्टेटमेंट इशू होगी जिसके तहत यही होगा कि कश्मीर का जो मामला है ऊपर से पुश डाल दिया जाएगा और उसको फ्रीज कर दिया जाएगा। मैं तो सही। यहाँ तक कहता हूँ, क्योंकि इन लोगों की पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि इन्होंने हमेशा वही बात करनी है कि जो कश्मीर के मामले में कुछ सीरियस मुझे दिखाई नहीं देते। पाकिस्तान के इनका शायद सोच डिफरेंट है, मैं ये नहीं कहता कि ये लोग पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं रखते, लेकिन सही। उनकी सोच डिफरेंट है। वो ये समझते हैं कि अब जम्मू और कश्मीर हमारे लिए एक बोझ बन गया है, हम शायद अपनी पॉलिसी को सस्टेन नहीं कर सकते, और फिर एक लिहाज से जो है इस्टेब्लिशमेंट को भी ये डिफेंसिव पे रखना चाहते हैं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है, कल जो फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग हुई सही। रावलपिंडी, उसमें जो एलामिया इशू हुआ उन्होंने बड़े बाकायदा तौर पे और हमारे आर्मी चीफ ने बड़े जोर देकर कश्मीर तनाज़े की बात की और उसके हल की बात की। तो देखिए, सही। पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, हम तो चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात नॉर्मलाइज हों, हम तो लेकिन चाहते हैं, लेकिन हमने मोदी साहब की ये जो इलेक्शन कैंपेन रही उसमें भी देखा कि एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम जो उनका बयानिया था वो बड़ा उन्होंने कामयाबी के साथ सक्सेसफुली उन्होंने ये बयानिया जो है वो कैश कराया अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी, और अपनी एक स्पीच में भी गालिबन उन्होंने कहा कि मैं तो बगैर वीज़ा के भी पाकिस्तान से होके आ गया। सो इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं और सेंटिमेंट्स हैं ये एग्जिस्ट करते हैं मोदी साहब के दिल में। सो इस सब के बावजूद डू यू एक्सपेक्ट कि ही विल विजिट द पाकिस्तान? ही विल विजिट पाकिस्तान। इस तरह मैंने कहा कि सही। बायलैटरल विजिट नहीं होगा, वो सार्क के उस कॉन्टेक्स्ट में आएंगे, और सार्क चूंकि भारत में कोई बड़ा इलेक्शन भी नहीं होगा, जो उत्तर प्रदेश है जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है उसमें इलेक्शंस अब 3 साल के बाद होने हैं, नई केस, तो कोई सही। ऐसी स्टेट नहीं है। और मैं समझता हूँ कि चूंकि इनिशियल पीरियड होगा तो मोदी साहब ये रिस्क ले सकते हैं कि वो भारत पाकिस्तान आ जाए सार्क के कॉन्टेक्स्ट में, नॉट इन द बायलैटरल कॉन्टेक्स्ट। तो ये राइट। मुमकिन है कि इस साल के सो बासित आखिर में साहब ये आप रिस्क कैसे होगा?
रिस्क नहीं है, भारत के लिए कोई आपने रिस्क कहा नहीं ना, होगा। नहीं आपने कहा ना कि मोदी साहब ये रिस्क ले सकते हैं, सो रिस्क इन मतलब टर्म्स ऑफ। रिस्क इन द सेंस कि जो उनकी एंटी पाकिस्तान रेटरिक जो पूरे इलेक्शन में करते सही। रहे, जो उनका एक स्टांस है मुसलमानों के खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ, जिसने आपने भी कहा, तो उस कॉन्टेक्स्ट में रिस्क नहीं होगा कि कोई मतलब, और चूंकि मैंने कहा कि कोई स्टेट असेंबली का इलेक्शन भी नहीं है, तो रिस्क इसी कॉन्टेक्स्ट में है कि जो उनको अब एक लिहाज से वोट चाहिए, वो तो पीछे बात रह गई ना। सही। और फिर ये उनका पहला साल होगा, तो ये इस हवाले से ये ले सकते हैं कि चलिए जी पाकिस्तान के साथ एक दोबारा हाथ मिलाते हैं और सही। देखते हैं कि कितना पाकिस्तान रिएक्ट करता है। तो उनका चूंकि हम देखते रहे माजी में भी, तो वॉफलिंग तो करते रहे हैं, कभी यहाँ लेकिन कभी ये ये हाथ बात। मिलाने के बाद तो हमने ज्यादा नुकसानात उठाए हैं बासित साहब। सॉरी, मैं समझा नहीं बात आपकी। आपने कहा ना कि हाथ मिलाने की कुछ उम्मीद है, जिस तरह मोदी साहब अगर नहीं, विजिट करते हैं, सो ये हाथ, भारत के साथ हाथ मिलाने के बाद तो हमें मजीद नुकसानात ही उठाने पड़े हैं। नुकसानात ही, लेकिन देखिए मैं वही बार बार यही कहता हूँ कि हमें बिल्कुल वाजे होना चाहिए, हमारे जहनों में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम चाहते क्या हैं, हम भारत से क्या चाहते हैं, हमारा कश्मीर पॉलिसी है क्या। क्योंकि ये बुनियादी मामलात का तायुन हम नहीं कर पाते, इसी वजह से हमारी जो पूरी पॉलिसी है, चाहे वो इंडिया पॉलिसी हो, कश्मीर पॉलिसी हो, उसमें मुझे कन्फ्यूजन और इबाहम नजर आता है। तो जब तक हम अपने हाँ क्लैरिटी लेकर नहीं आएंगे, और चूंकि हम हमारे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें करते रहते हैं। अब देखिए ना, आप खुद ही अपनी आप कभी भी भारत से आपको कभी भी ये नैरेटिव नहीं मिलेगा कि जी जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा हल होना चाहिए, इसको जो है सही। की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ हमारे वजीर आजम, साबिक वजीर आजम, न जाने क्यों कारगिल की रट बार बार लगाए रहते हैं, वो इस बयानी से निकल नहीं पाए अभी तक। मुझे समझ नहीं आती कि क्यों वो फिक्सेटेड हैं सही। परवेज मुशर्रफ के साथ। और कारगिल का देखिए, अगर कारगिल को भी आप लीजिए, तो कारगिल को अगर आप आइसोलेशन में देखेंगी तो शायद आपको वायलेशन लगे, लेकिन कारगिल भारत ने, जो मैंने पहले जिक्र किया, शिमला मुआहदे की वायलेशन का तसलसल है। सही। कारगिल एक बड़ा जबरदस्त मौका हो सकता था अगर हम उसको सही तौर पे इम्प्लीमेंट कर लेते, लेकिन चूंकि सही। एग्जिट स्ट्रैटेजी हमारी नहीं थी, उसको सही तरीके से प्लान नहीं किया गया था, इसलिए वो बैकफायर कर गया। सही। लेकिन कारगिल को आइसोलेशन में मत देखिए। इसी तरह जो हमारे नवाज शरीफ साहब का बयानिया है, वो बार बार वही बातें करते हैं जो भारत को सूट करता है। और मुझे अंदेशा ये है कि हम अपनी इस मासूमियत में, या आप जो भी उसको नाम दे दीजिए। बासित साहब बयानिया की आपने बात की, सो बयानिया तो उनके जजेस के भी खिलाफ है कि जी हमारी सफ़ों में काली भेड़ें भी मौजूद हैं। सो हाँ, ये एक किस किस्म के बयानात हैं? ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक बयान ये उन्होंने हम दिया। किसको फ़ायदा देने जा रहे हैं? हम फायदा एक्चुअली हमारा पॉलिटिकल जो लैंडस्केप है ना, जो हमारी जो पॉलिटिकल एक लिहाज से जिस तरह पॉलिटिक्स हम करते हैं, ये एक्चुअली पॉलिटिक्स है नहीं। सही। हम है ये सही मानों में जो सियासत होती है, और सो सियासत का बासित मैं। साहब, अगर ये जो पॉलिटिक्स है, ये पाकिस्तान में जो एक्सरसाइज की जा रही है, इट्स नॉट द पॉलिटिक्स। सो ये जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, जो कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, अल्टीमेटली ये तो इस पे भी बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ जाता है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ सियासी पार्टियां उस तरीके से मैच्योर नहीं हुई जिस तरीके से होना चाहिए सही। था। हमारी सियासी पार्टियां देखिए ना, अभी फैमिली डायनेस्टिक पार्टीज हैं। मैं दुआ करता हूँ कि PMLN, PP, JUI या और जितनी भी पार्टीज हैं, वो इस फैमिलीज का जो हिसार है इससे निकल कर सही मानों में सियासत करें। अब तो ये होता है ना, अब देखिए ना, मिसाल के तौर पर पीपल्स पार्टी का आप ले लीजिए मिसाल। इस वक्त जो हैं सैयद गिलानी साहब, यूसुफ गिलानी साहब, जो हमारे चेयरमैन के सेनेट चेयरमैन हैं, उनके सही। तीन बच्चे मेंबर कौमी असेंबली हैं, और एक बेटा उनका मेंबर पंजाब असेंबली है। तो ये कहाँ की सियासत है? मतलब इनकी मुझे नस्लों ने हुकूमत करनी है पाकिस्तानी अवाम पे। मतलब इन्होंने ही हुकूमत करनी है, ये नहीं होंगे तो इनके बच्चे हुकूमत करेंगे, बिल्कुल। इनके बच्चे चले जाएंगे तो उनके बच्चे हुकूमत करेंगे। तो बाहर भी पाकिस्तान होंगे, बाहर के ममालिक में भी होंगे, तो बुला के इनको हम पे मुसल्लत किया जाएगा। एब्सोल्युटली यही है, और यही होता रहेगा जब तक हम अपनी जो तरजीहात हैं इनको सही नहीं करेंगे, रियासत को पहले लेकर नहीं आए। आई लेकिन अभी विश भी बासित आप साहब आप कुछ हमें होप देते। नहीं, मैं आपको जरूर होप देता हूँ, और होप तो रहनी चाहिए, पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहारत। बिल्कुल। बिल्कुल। लेकिन अब देखिए ना, योम तकबीर को छुट्टी का ऐलान कर दिया। 26 साल हो गए सो हैं हमने। इंस्टेंट। बिल्कुल।
और उसको एक ही दिन में, मतलब एक दिन सिर्फ कुछ घंटे पहले अगले रोज इंस्टेंट से उसको छुट्टी का नोटिफिकेशन, ऐलान कर बिल्कुल दिया, क्योंकि बिल्कुल। उसी दिन नवाज शरीफ साहब ने मुंतखब होना था, तकरीर करनी थी, तो छुट्टी उनको चाहिए कि सो जी उसको सारी हाईलाइट तवज्जो जो है। करने के लिए, बिल्कुल। और ये चूंकि इसका क्रेडिट भी लेते हैं कि जी हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया। एग्जैक्टली। बाबा, न्यूक्लियर जो हमारी एटमी सलाहियत है वो एक दिन में हासिल नहीं हुई, इसमें बिल्कुल दहाइयां लगी। और ये पाकिस्तान के बिल्कुल। अवाम की रेजिलियंस शो करता है। उसके बारे में जब जो एटमी धमाके हमने किए 28 मई 1998 के, उसके बारे में बड़े लोग सवाल उठाते हैं। लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि जी नवाज शरीफ तो तैयार ही नहीं थे एटमी धमाके करने के लिए, लेकिन बिल्कुल। भारत में उनको देता हूं कि इस वक्त उनकी हुकूमत थी और उन्होंने ये फैसला किया सो था। वो बासित साहब, ये सारी जो खींचातानी है, रसाकशी है, जो भी पॉलिटिकल आपकी एम्पावरमेंट है, वो एक तरफ। बीइंग अ पाकिस्तानी, आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन कि पाकिस्तानियों को फ़ायदा क्या होने जा रहा है? पाकिस्तानियों को तो देखिए कोई इस तरह फायदा नहीं होने जा रहा जिस तरह, मतलब कोई इमीडिएट फायदा हो जाए इन सही। चीजों का। लेकिन पॉलिटिक्स जो एक प्रोसेस का नाम है। मैं ये चाहता हूं कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपनी माजी की गलतियों से कुछ सीखें और आगे बढ़ें। लेकिन हमारा मामला ये है कि वो वहीं पे स्टक हैं। अब देखिए नवाज शरीफ साहब कोई नए नए पॉलिटिक्स में नहीं आए, ये बिल्कुल 1982 से इस पॉलिटिकल लैंडस्केप में मौजूद हैं। ये पहले फाइनेंस मिनिस्टर रहे पंजाब में, फिर चीफ मिनिस्टर रहे, फिर 3 बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे। अगर सही। ये अब कहते हैं कि जी मुझे आप आने दें और पाकिस्तान की तकदीर बदल दूंगा, तो खुदारा आप पहले भी तो थे। बिल्कुल पाकिस्तान के आज जितने भी मसाइल हैं इसके शायद आप लोगों की हुकूमतें ही थी। और खास तौर पे जो आईपीपीस का मसला है, इसमें तो इनका भी सबका हाथ है। जो बिल्कुल। पाकिस्तान आज किरदार में फंसा हुआ है, ये किस तरह अपने आप को बाहर निकाल सकते हो। फिर फॉरेन पॉलिसी के मैदान में तो खास तौर पे जो नवाज शरीफ साहब का रुझान लगता है मिस्ड भारत, फॉरेन पॉलिसी। ये बहुत ही मेरे लिए एक तकलीफ दे बात है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि हम सब भारत के साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं, अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन लेकिन जब नेशनल इंटरेस्ट को कुर्बान करके तो नहीं ना, उसकी नहीं, कीमत पे लेकिन तो जब नहीं। भारत से भी आपको इस किस्म के लिहाज से वाइब्स मिल रही हैं, वहां से कोई स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि जी हम ताल्लुकात रखना चाहते हैं, भारत तो आपको सुबह शाम लान तान कर रहा है, वो तो सही। आपके साथ बातचीत नहीं करना चाहता, और आप ये हैं कि भारत के बयानिए को ही प्रमोट कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो ये मेरी समझ से बालातर है कि हमारे सियासतदान कुछ तो सोचें। अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स एक साइड पे रखकर जब भारत की बात करते हैं, फॉरेन पॉलिसी की इश्यूज की बात करते हैं, तो उनको इस बात का इदराक एहसास रहना चाहिए कि जो बात ही वो करते हैं। भैया, भारत का मीडिया में पढ़ रहा हूँ पिछले बिल्कुल 2 दिन, बिल्कुल। उसमें तो नवाज शरीफ साहब की तारीफ के कलावे मिलाए जा रहे हैं कि जी वो तो जबरदस्त पॉलिटिशियन हैं और वो अगर रहेंगे तो, बल्कि कल उनकी जो दफ्तर खारजा है भारत का, उन्होंने नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट के रिएक्शन में कहा है कि अब पाकिस्तान भी ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिवली सोच रहा है, उनकी थिंकिंग में ऑब्जेक्टिविटी आ रही है। मतलब एग्जैक्टली कि भारत के बयानी एग्जैक्टली। तस्लीम कर लें तो आपका जो सारा आपकी थिंकिंग है वो ऑब्जेक्टिव है। लेकिन पाकिस्तान के मफादात की बात करें, जम्मू और सो आई कश्मीर, थिंक, बिल्कुल आई थिंक हमने खुद ही इंटरनेशनल मीडिया में और इंटरनेशनल जो दुनिया है उसमें अपना मजाक खुद ही बनवाया है, इस तरह के गैर जिम्मेदाराना किस्म के बयानात दे के। और स्पेशली जो इस बयानिए का, जो जब उन्होंने बयानिया दिया इस दिन, जो तारीख थी वो यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। सो कुछ ना कुछ ख्याल रखना चाहिए था कुछ अल्फाज की अदायगी करते वक्त। सो यहाँ वक्त हुआ है मुख्तसर वक्फे का। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। और बासित साहब अपने नाज़रीन को बताएंगे कि जो बानी पीटीआई ने एक बड़ी धुआंधार किस्म की एक ट्वीट की है जिस पर एफआईए ने बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात का भी आगाज़ कर दिया है। सो आपको किस तरह से इस ट्वीट को देखते हैं कि क्या इस किस्म के बयानात, दोबारा से वही बात आ जाती है कि क्या सूटेबल हैं, और आप क्या समझते हैं जिस तरह से ये गद्दार की बात की गई? सो आप इस की मुमासलत को किस तरह से देखते हैं? मैं वाकई नहीं समझ पाता कि हमारे सियासतदान क्यों वो हदों को क्रॉस कर जाते हैं अपने बयानिए बनाते बनाते, या अपनी सियासत को चमकाते चमकाते। कुछ बिल्कुल तारीख के औराक से सबक सीखने की बजाय हम वही बातें दोहराते रहते हैं। मैं मतलब समझ सकता हूँ इस वक्त जिस कर्ब व अजियत से पीटीआई गुजर रही है या उनके कायद गुजर रहे हैं, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप वो बातें करें
जो कि बिल्कुल। पाकिस्तान की रियासत को मजीद नुकसान पहुंचाए। मैं ये भी नुक्ता नज़र समझता हूँ कि जी हम तो कुछ नहीं कर रहे, हमारे खिलाफ इतने केसेस बना दिए गए हैं और हमें एक लिहाज से उन केसेस में फंसा दिया गया है जिनका कोई तुक नहीं बनता। तो बॉल इज नॉट, ओनस इज ऑन नॉट ऑन अस। ये तो सही। ओनस तो इस्टेब्लिशमेंट पे है, क्योंकि इलेक्शंस रिग्ड हो गए थे और हमारा जो मैंडेट हमें मिलना चाहिए था, जो हमें मिला, उसके मुताबिक हमारी हुकूमत को आना चाहिए था। मैं तमाम बातें समझ सकता हूँ, सही। मैं आपकी जो आहुजारी है उसको भी मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपकी सियासत पाकिस्तान की रियासत से अबव है? बिल्कुल। मैं ये भी कतन नहीं कहता कि जो बांग्लादेश बना मशरकी पाकिस्तान में, उसमें उस वक्त के जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट थी या जो हमारे उस वक्त के आर्मी चीफ थे या जो जनरल्स थे, सही। उनका कोई हाथ नहीं है या कोई उनका कसूर नहीं है, और बिल्कुल मासूम सही। है। मैं सो एक बात बासी साहब एक्चुअली आई नीड द वन लाइनर कि क्या पाकिस्तान के जो हालात हैं वो वाकई मशरकी पाकिस्तान जैसे हैं? नहीं, कतन नहीं है। सही। मैं इसी नुक्ते की तरफ आ रहा हूँ ना कि आप बिल्कुल। बेशक अपनी आहुजारियां करें, अपना जो है आप अपनी जो क्लेम्स हैं आप अपनी वाइनिंग और विंजिंग भी करें कि जी ठीक है बहुत हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं, लेकिन तारीख को या बांग्लादेश बिल्कुल। को बनने में जो जो हालात थे, जो वाकयात थे, उनको बिल्कुल मसख तो मत करें खुदारा। सही। अ, शेख मुजीबुर रहमान गद्दार, तो मैं चले गद्दार तो थे ही थे, क्योंकि अगर आप उनका 6 पॉइंट फॉर्मूला ही ले लीजिए, वो बिल्कुल। 1956 में उन्होंने क्या कहा कि जी वो तो बड़े अरसे से मशरकी पाकिस्तान को अलग करने की एक लिहाज से उसमें उसके दरपे थे या वो उस पर काम कर रहे थे। लेकिन अगर आप 6 पॉइंट ही को ले लीजिए जिसपे शेख मुजीबुर रहमान ने इंतखाबात लड़े थे, उसको आप पहला ही नुक्ता उठा के दे दी थी। तो वो ये कहते हैं कि जी मशरकी पाकिस्तान को तो हम अलग, हमारा सिर्फ एक हमारा डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी सिर्फ एक होगी, बाकी मशरकी पाकिस्तान बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा, उसकी एक करेंसी भी अपनी होगी। तो अगर एक शख्स ये कह रहा है कि जी मैं बिल्कुल ही एक लिहाज से मशरकी पाकिस्तान को अलग कर दूंगा, और तो सही। वो क्या क्या उस वक्त की जो हिकमत अमली थी, क्या हम उसको हुकूमत दे सकते थे? गो कि वो इंतखाबात भी जीत गए थे, लेकिन ये सही। बिल्कुल नजर आ रहा था एक अगरतला जो कॉन्स्पिरेसी हुई थी। इसके बहुत सी चीजें हैं, बहुत से पहलू हैं। और फिर ये भी देखिए मुंतहा कि भारत के जो लोग हैं, मोदी साहब 2016 में मेरे ख्याल में बांग्लादेश गए थे। तो वो ये हमें यही बताते रहे कि जी मुक्ति बहानी को तो हमने ही बिल्कुल। इस्टेब्लिश, बिल्कुल। और हमने तो बड़ा अहम किरदार अदा किया मशरकी पाकिस्तान को बिल्कुल बांग्लादेश ऐसी बनाने। स्टेटमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। बिल्कुल। एब्सोल्युटली, तो वो तो क्रेडिट ले रहे हैं, भारत तो इस बात का बार बार क्रेडिट ले रहा है कि मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश हमने बनाया, और आप लोग ये कहते हैं कि जी नहीं ये तो हम लोगों ने बनवाया। मैं ये समझ सकता हूँ कि मशरकी पाकिस्तान सही। के हालात उतने बेहतर नहीं थे, मगरबी पाकिस्तान की क़यादत से, उस वक्त की सियासी क़यादत से बहुत गलतियाँ हुई, ये सारी ठीक हैं। लेकिन जो हमारी फॉल्ट लाइंस थी, और जो बांग्लादेश में जो शेख मुजीबुर रहमान थे, और फिर अभी भी देखिए शेख हसीना भी यही कहती रहती हैं कि जी हमारे तो वालिद वेरी साहब रिजिड ने पॉलिसीज टुवर्ड्स बड़े पाकिस्तान। अरसे से इस्तेकाम हो रहा था। बिल्कुल। तो ये कहना कि जी शेख मुजीबुर रहमान गद्दार नहीं थे और उस वक्त की आर्मी इस्टेब्लिशमेंट गद्दार थी, ये किसी तौर भी मुनासिब नैरेटिव नहीं है, सो बासी साहब क्योंकि ओवरऑल ये जो मेंटालिटी चल रही है, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि आज नहीं कल नहीं परसों शायद हम कुछ इस किस्म की भी ट्वीट या कोई ऐसा बयान देख लेंगे जिसमें इंडो पाक पार्टीशन को ही लेकर सवाल शुरू हो जाएंगे। दो लोग कौमी उठा रहे नजरिया हैं। पे ही सवालात उठाने शुरू हो जाएंगे पहले लोग। भी हम डिसाइफर में मुंतहा डिस्कस कर चुके हैं कि सही। यहाँ पे एक लॉबी ऐसी है जो पाकिस्तान के मुतालिक भी सवाल उठाती है कि टू नेशन थ्योरी बिल्कुल फजूल बिल्कुल। है, और हमें जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस हैं ये भी बिल्कुल इसको भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान बनने की जरूरत सो क्या जरा थी? बासी साहब इन लोगों को ये भी बता दें कि अगर पाकिस्तान ना होता तो ये लोग कहाँ होते, कैसे होते? नहीं, इनको जाके 200 मिलियन हैं मुसलमान इस वक्त भारत में, जाके उनकी हालात देखने चाहिए। बल्कि वो बिल्कुल। ये कहते फिर रहे हैं कि हमें तो सेकंड क्लास सिटीजनशिप, हम सिटीजन हैं यहाँ भारत में, हमारे तो हालात। लेकिन दूसरा बयानिया पाकिस्तानी भी बन रहा है ना कि जी अगर मुसलमान आज, अगर इंडिया पाकिस्तान ना बना होता और मशरकी पाकिस्तान भी ना बना होता, तो इस वक्त यूनाइटेड इंडिया में मुसलमानों की तादाद 600-700 मिलियन तक होती, तो हम बड़े मजबूत होते।
लेकिन ये तो सारी अब की बातें हैं। अगर बिल्कुल माजी में जाइए तो जिस वक्त बर सगीर में 2 रियासतें बनने जा रही थी तो वहाँ मुसलमानों की तादाद तकरीबन 90 से 100 मिलियन के करीब थी। सही। तो कायद ने और उस वक्त की PMLA ने तो उस वक्त डिसाइड किया कि बिल्कुल हमें एक तक रियासत चाहिए। चलिए मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि पाकिस्तान तो बिल्कुल ही गलत बन गया जिस तरह भारत कह रहा है। तो पहला काम तो ये कीजिए ना कि पहले तो बांग्लादेश से कहिए कि वो भारत का हिस्सा बने। एग्जैक्टली मशरक़ी बिल्कुल अगर वो भारत का हिस्सा बन जाता है और बंगाल दोबारा एक हो जाता है तो फिर बात आगे हम करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान भी हकीकत है और इस हकीकत में इंशाल्लाह रहना है। हम बेशक क्यों उस किस्म के नैरेटिव्स प्रमोट कर रहे हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि उस किस्म के हालात पैदा करें जो कि होंगे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्योंकि पाकिस्तानी लोग जो हैं जो मशरक़ी पाकिस्तान के और हालात थे। हमारा तकरीबन 1000 मील का फासला था मगरबी और मशरक़ी पाकिस्तान में, और भारत ने पूरी तौर पे ये कोशिश की कि वो और भारत मानता भी है कि उन्होंने जो हमारी उस वक्त के हालात थे उससे फ़ायदा उठाया, मुक्ति बहानी को आगे लेकर और हज़ारों लाखों मुसलमानों को शहीद किया मुक्ति बहानियों ने जो कि पाकिस्तान के हक़ में। तो अभी भी अगर आप आज बांग्लादेश में चले जाइए तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो अवाम है बांग्लादेश के वो पाकिस्तान से उस तरह ही मोहब्बत करते हैं, सही वो बल्कि भारत से एक नफरत का उनमें सेंटिमेंट मौजूद है। तो ये भी एक लिहाज से जो है हमारे यहाँ कुछ लोग या कुछ ऐसे पार्टीज़ हैं जो कि भारत के ही नैरेटिव को आगे लेकर चले। जहाँ PMLN के लीडरशिप में नज़र आती है कि वो कारगिल कारगिल करते रहते हैं, तो दूसरी तरफ PTI का हमें नैरेटिव मिलता है कि उनको शेख बिल्कुल मुजीबुर रहमान हर वक्त याद आ रहा है और बांग्लादेश हर वक्त याद आ रहा है। तो मैं समझ नहीं पाता कि ये लोग चाहते क्या हैं पाकिस्तान से। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि रिकन्सिलिएशन की फ़ज़ा बने, हम आगे चलें, माजी की तख्तियों को बुलाकर पाकिस्तान की खिदमत करें, पाकिस्तानी रियासत को आगे लेकर चलें। लेकिन लेकिन मुझे बासित लगता साहब ये भी तो हकीकत है कि मुस्तकबिल भी तो तल्ख से तल्ख तर ही होता जा रहा है। बिल्कुल, मतलब इतनी एक लिहाज से आप कह लीजिए कि एक 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 एक, एक इतनी पॉइजनस हमारा पूरी एग्जैक्टली इन्वायरमेंट हो गई है पॉलिटिकली कि कोई ढंग की बात भी करे तो उसको भी फौरी तौर पे रद्द कर दिया जाता है। और जो न्यूट्रल वॉइसेस हैं उनकी तो बात किसी की समझ में नहीं आती। लोग जो बाइनरी स्टेट होती है ना कि बस ये दो ही चीज़ें हैं, ब्लैक एंड वाइट, ग्रे एरिया कोई नहीं। हालांकि सही ज्यादातर चीजें ग्रे एरियाज नहीं होती हैं। बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट तो जो है बड़ा मुश्किल होता है कोई भी और खास पे तारीखी वाकयात जो होते हैं उसमें आप कतईयत के साथ कुछ नहीं कह सकते। हर तारीख मौरिख जो है अपने हिसाब से तारीख लिखता है। तो सही मैं और चूंकि ये हमारे सियासतदान हैं इनकी ऑब्वियसली एक सपोर्ट बेस भी है, तो इनको तो ज्यादा एहतियात से काम लेना चाहिए। अभी देखिए ना, एक ट्वीट कर दिया, अगले ही दिन बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि जी ये ट्वीट तो पता नहीं कहाँ से ऑपरेट हो रहा है बासित साहब और उन्होंने हर कॉन्फेस किया है कि ये जो हमारा सोशल मीडिया अकाउंट है ये अमेरिका से ऑपरेट हो रहा है। अगर यही बात है तो फिर आप जो है PTI के नाम से क्यों जो है इमरान खान के नाम से क्यों इस किस्म की पोस्ट लगा रहे हैं जिनकी वो ओनरशिप नहीं ले रहे। सो दूसरी इंतहाई तरफ गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया जा रहा है ना। गैर जिम्मेदारी तो करें, लेकिन आप गैर जिम्मेदारी में रियासत की आप क्या खिदमत कर रहे हैं। मजा तो तब बिल्कुल है ना कि जब आप अपोजिशन में हैं, मुश्किल में हैं, तब भी आप अपने होशो हवास बरकरार रखें और वो बातें करें जो रियासत के हक में है। मैं जिस तरह मैंने सही पहले कहा, मुझे इस बात का एहसास है कि PTI इस वक्त जो है एक मुश्किल में फंसी हुई है, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मुसीबतों को या जो मुश्किलात आपकी हैं उसमें रियासत को आप मजीद कमज़ोर करें। उन बयानियों को लेकर आएँ जिनका कोई हकीकत से वास्ता नहीं है। शेख मुजीबुर रहमान को आप हीरो बनाकर पेश कर बिल्कुल रहे हैं और उसका इतलाक इस वक्त कर रहे हैं कि शायद इस वक्त की जो आर्मी लीडरशिप है वो बिल्कुल उस वक्त की आर्मी लीडरशिप से उसको बराबर कर रहे हैं। देखिए एक इंस्टीट्यूशन होता है बाज़ औक़ात, मैं मतलब परवेज़ मुशर्रफ साहब का बड़ा नाक़िद रहा हूँ माजी में, बल्कि अभी भी सही हूँ। जो उनकी बहुत सी पॉलिसी से इख्तिलाफ हो सकता है और अभी भी है, मैं उन पे तनकीद भी करता रहता हूँ, लेकिन उनका इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि खुदा ना खासा वो गद्दार थे या इस किस्म की कोई बात थी। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि सारी सियासत शख्सी सियासत है, ये कोई इंस्टीट्यूशन बेस्ड सियासत है नहीं, इसलिए जिसका जो जी आता है, जो मन करता है वो बात कर देता है।
और फिर उसको मतलब एक लिहाज से उसको बैक ट्रैक भी कर जाता है उस पर। लेकिन इस तरह सियासत होती नहीं है। मैं सो समझता बासित हूँ कि साहब, ये जो हमारे एक कंटिन्यूटी है, जिस तरह से ये रियासत को मुस्तकिल तौर पर जख्म लगाए जा रहे हैं, हु इज गोइंग टू पे बैक? पीपल ऑफ पाकिस्तान, और कौन सफर कर रहा है? मुल्ता हमारी रियासत ही सफर कर रही है। ये तो बिल्कुल देखिए जो लीडर्स हैं इनकी तो अभी देखें ना, बाहर प्रॉपर्टीज भी हैं, ये तो बाहर चले बिल्कुल। जाएंगे। ये तो बाहर जब लंदन आते हैं, दुबई जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं, बड़ा इनको एक लिहाज से सुकून मिलता है। और मैं तो यही समझता हूँ, ठीक है, इमरान खान साहब को आप कह सकते हैं कि उनकी फैमिली भी बाहर है, वो इस तरह फैमिली सियासत नहीं करते। लेकिन जो नैरेटिव वो दैट्स द बनाना चाह एक्सेप्शनल रहे हैं, केस। वो जो नैरेटिव बनाना चाह रहा है, मुझे उससे बड़ा इख्तिलाफ है। क्योंकि सही। आप एक मुजीबुर रहमान को इस तरह पेश, और हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट भी अगर आप पढ़िए ना, जिसका ये बार बार हवाला देते हैं, बिल्कुल, बड़ी तलकीन की है कि जी आप आप कमीशन रिपोर्ट पढ़ें जाके। उसमें पढ़िए रिपोर्ट, फिर आपको सही अंदाजा होगा कि कॉन्स्पिरेसी एक्चुअली साजिश हुई कहाँ पे। मैं कतन ये नहीं कह रहा कि बाकी जो इदारे थे या कुछ अशखास थे वो बिल्कुल इसमें उनकी गलतियां नहीं थी, या उनकी गलतियों की वजह से मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बना। ये बिल्कुल है, सबकी गलतियां थी, तमाम सही। इदारों की भी गलतियां थी। लेकिन आप शेख मुजीबुर रहमान को अपने साथ मिला रहे हैं। क्या आप शेख मुजीबुर रहमान बनना चाहते हैं? क्या आप केपी को सारे वो इख्तियार देना चाहते हैं जो 6 पॉइंट जो शेख मुजीबुर रहमान ने दिए बिल्कुल। थे? क्या आप उनसे इत्तेफाक करते हैं? अगर आप उनसे इत्तेफाक करते हैं और आप कहते हैं कि आप सो उनसे जो इत्तेफाक, अगर इत्तेफाक करते हैं, सो अल्टीमेटली जो उन्होंने अचीव किया, क्या कोई इस किस्म का कल्चर सेट करना चाहते हैं? एब्सोल्युटली, तो क्या आप ये बातें फर्दर करना मोर द चाहते हैं पार्टीशन। कि सारा मतलब कॉन्फेडरेशन हम एक बना दें, और बिल्कुल। तमाम जो हमारे सूबे हैं हम उनको आज़ादी दे दें कि वो अपनी करेंसी भी इस्तेमाल करें, सिर्फ फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस की हद तक? तो आप बिल्कुल। क्लियर के साथ, क्लैरिटी के साथ चीज़ें क्यों नहीं कहते? तो मैं सिर्फ यही दरख्वास्त करूंगा कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट को दोबारा पढ़ लीजिए, उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 भी दोबारा पढ़ लीजिए। सही। आप सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करके तमाम रियासत जो हमारी सारी जो हमारी उसकी जड़ें हैं उनको आप कमज़ोर कर रहे हैं, इसके अलावा और आप कुछ भी नहीं कर रहे। तो यही दरख्वास्त हम कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है मतलब आगे चलेंगे। बड़ी बदकिस्मती है कि हम उसी गर्दाब में फंसे हुए हैं, उससे बाहर निकल नहीं पाते। बिल्कुल, मामलात आगे इस तरह से बढ़ेंगे। जैसे एफआईए ने भी तहकीकात का जो है आगाज़ कर दिया है। एफआईए ने भी कहा है कि जी बाज़ाब्ता तौर पर इस ट्वीट की और ये जो सोशल मीडिया अकाउंट है इसकी भी बाज़ाब्ता तौर पर हम तहकीकात करेंगे, और देखते हैं कि अब ये ऊंट किस करवट बैठता है। एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती पाकिस्तानियों के लिए, सो दूसरी जो है हमारा वेट कर रही होती है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंटली बात की अब्दुल बासित साहब ने कि जो डिफेमेशन का प्रोसेस है, अब इसको कहीं पर जाकर रुक जाना चाहिए, और जितने भी हमारे सियासतदान हैं उन्हें इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए, क्योंकि बात अब आ गई है नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान पे। सो यहाँ लेंगे मुख्तसर सा वक्फा, वापस आएंगे और मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब जो मेडिटेशन कर रहे हैं, सो इस हवाले से बासित साहब से जानेंगे क्या अचीव करना चाह रहे हैं। सो स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। 4 जून को भारत में जो इंतखाबात हुए उनका नतीजा आने जा रहा है, और इन नताइज से कबल ही नरेंद्र मोदी साहब बहुत इंटरेस्टिंगली मेडिटेशन के लिए चले गए हैं। सो बासित साहब, इस मेडिटेशन का क्या पर्पज़ है, क्या हासिल करना चाह रहे हैं वो इस एक्टिविटी से? जी, बड़ा ज़बरदस्त मामला चल रहा है जी भारत में इस वक्त। और मोदी साहब की एक तस्वीर वायरल हो गई है जहाँ पे वो मेडिटेट कर रहे हैं। आज से शुरू हुई है उनकी मेडिटेशन और ये कल तक जारी फॉर रहेगी। 2 और एक डेज। बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि 2019 के जब इंतखाबात हो रहे थे तो उसके भी आखिरी जो फेज था, सही। उसके बाद वो चले गए थे केदारनाथ। ये उत्तराखंड में एक जगह है, वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त मंदिर है वहाँ पे, तो वहाँ उन्होंने मेडिटेशन की थी। और सही। अब ये भी याद रहे कि पहले केदारनाथ गए थे और अब ये कन्याकुमारी आए हैं। तो दोनों सही। का है ना, के से शुरू होता है, केदारनाथ भी और कन्याकुमारी भी। तो ये सही। सुपरस्टिशन का एक मामला है, क्योंकि मोदी सही। साहब वो शायद ये समझते हैं कि जहां वो मेडिटेट करेंगे उस जगह पे जिसका नाम के से शुरू होगा तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सीटें मिल जाएंगी। अब देखना यह है कि क्या ये उनकी बात ठीक साबित होती है कि नहीं होती। अब जो सही। कन्याकुमारी गए हैं ना, ये भी एक दयान मंदमपन है, जहाँ पे एक स्वामी विवेकानंद हुआ करते थे। बड़े जबरदस्त एक हिंदुइज्म के और बड़े जबरदस्त लीडर थे, आप कह लीजिए रिलीजियस लीडर। और
ये ओरिजिनली तो हैं तो हिंदू, ये भी कन्याकुमारी आए थे और इसी जगह पे इन्होंने भी मेडिटेशन की थी। सही। और और तो यहाँ पे, और ये बड़ी ज़बरदस्त जगह इन द सेंस के यहाँ पे जो उनकी गॉडेस है ना प्रभति, अ, सही। वहाँ उन्होंने भी एक लिहाज से मेडिटेट किया था। और यहाँ पे वो एक पाँव पे खड़े होकर लॉर्ड शिवा, जो इनका सारा एक मिथ है, मिथिकल एक जो स्टोरियां चलती हैं, तो वो लॉर्ड शिवा का इंतजार करती रही इस इलाके में ही। तो इस इलाके में हिंदूइज्म में काफी इसकी इम्पोर्टेंस है। और ये सही। तमिलनाडु में है, कन्याकुमारी। तो इसका मैंने पहले कहा जो पिछले 2019 में केदारनाथ में की, वो उत्तराखंड में है, नॉर्थ ईस्ट में। तो इससे अब ये भी है कि ये जो लास्ट फेज है भारत के इंतखाबात का, वो कल है। कल जो सही। है भारत में 7th फेज चल रहा है, और अब इस 7th फेज में, लास्ट फेज में 57 सीटें रह गई हैं। सही। बाकी सब पे इंतखाबात हो रहे हैं। 543 सीटें थी टोटल, जिसमें से 486 के इंतखाबात मुकम्मल हो गए हैं। अब जो है 57 सीटें रह गई हैं, इसमें पंजाब भी शामिल है। और पंजाब में बड़ा ज़बरदस्त मामला चल रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे एक लिहाज से और मैं ये मतलब मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, सच्ची बात है, मेडिटेशन अच्छी चीज़ है। क्योंकि सही। बीजेपी ने, मोदी साहब ने एक दे रखा है विकसित भारत, कि हमने 1947 तक 2047 में जब भारत को पूरा 100 साल हो जाएंगे बने हुए एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, तो भारत को डेवलप्ड कंट्री बनाना है। विकसित का मतलब है डेवलप्ड। और ये सही। जो है विवेकानंदा जो हैं, स्वामी विवेकानंदा, जो बहुत जवानी में मर गए थे, और ये गांधी के हम असर भी हैं। तो इनका एक था कि जी अगर आप कोई अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। उसमें एक तो परसेवेरेंस बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और पेशेंस, पेशेंस और परसेवेरेंस जो है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो मोदी साहब दुनिया को या भारतीयों को यही बताना चाहते हैं कि देखिए, और बल्कि मोदी साहब ने अपने बयान में कहा भी कि मुझे लगता है कि मुझे भगवान ने ऊपर से भिजवाया है कि मैं भारत की खिदमत कर सकूं। तो इसमें बहुत शोर शराबा भारत में हो रहा है, बल्कि जो कांग्रेस के लोग हैं इनका मजाक भी उड़ा रहे हैं, बल्कि तो कांग्रेस ने सर यहाँ भी बिल्कुल कहा। बिल्कुल, ये डिबेटेबल है भी कि ये खिदमत ओवरऑल अगर भारत की हो रही है, सो ये बहुत ज़्यादा बायसनेस की तरफ क्यों चली जाती है खिदमत? भारतीय मुसलमानों का क्या कसूर है? कांग्रेस के लीडर्स ये कह रहे हैं, जो बिल्कुल। अपोजिशन में है, वो ये कह रहे हैं कि जी जी हाँ, इनको 150 साल पहले ये भिजवाया गया था, बल्कि अब भिजवाया गया है मोदी सही। साहब को कि वो मुकेश अंबानी और जो गौतम अदानी हैं उनकी खिदमत कर सकें। तो जो भारत के सही। बड़े बड़े लोग हैं, सरमायाकार जो हैं, तो क्वेश्चन यही है कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट ही लगता है, लेकिन चूंकि सही। 2000 उन्होंने ये रस्म रखी है, तो अब ये जब तक भारत के वजीर आजम हैं, मेरा ख्याल में इस साल तो वो शायद बन ही जाए इंतखाबात के जरिए, लेकिन शायद 2029 में जब दोबारा इंतखाबात होंगे तो हमें कोई नया चेहरा नजर आएगा। क्योंकि इसके पीछे क्या रीज़न है? एक फटीक फैक्टर तो आ जाता है ना, आप एक ही सही। शख्स देखते हैं तो फिर कोशिश, ख्वाहिश से आप देखिए यूके में मिसाल के तौर पर कंजर्वेटिव पार्टी पिछले बिल्कुल। तकरीबन सालों से, 12-13 सालों से हुकूमत में है। तो इस वक्त जो लेबर पार्टी है उसका एक बहुत जोर चला हुआ है, और लगता यही है कि जो अब 4 जुलाई को इस साल इंतखाबात होंगे यूके में, तो आप देखेंगे कि लेबर पार्टी वो जो है इंतखाबात बड़ी आसानी से जीत जाएगी। तो एक सही। फटीक फैक्टर भी मोदी साहब के हवाले से है। फिर फटीक फैक्टर के अलावा ठीक भी है। अगर आप देखिए तो बहुत से जो हमें जो हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, भारत में इकोनॉमिकली जो है इतने प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं, खास तौर पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गई है, जो राइट। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्पैरिटी बहुत बढ़ गई है, जो उमरा है वो उमरा ही होते जा रहे हैं, और जो गरीब है वो गरीब तर होता जा रहा है। तो इस लिहाज से इकोनॉमिक चैलेंजेस बड़े सवेयर हैं भारत को इस वक्त। तो एक फटीक फैक्टर आ सकता है। हम देख सही। सकते हैं 2019 में जो बीजेपी का प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हो, प्राइम मिनिस्टर मोदी ना हो, कोई और अमित शाह हो, न योगी आदित्यनाथ हो, बल्कि योगी आदित्यनाथ ने भी कल कल अपने एक बयान में हिमाचल प्रदेश में वो एक रैली से सही। खिताब कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में भी 1 जून को इंतखाबात होने हैं। तो वो कह रहे थे कि जी कांग्रेस में जो है वो औरंगजेब, जो शहनशाह औरंगजेब थे, उनकी रूह समा गई है। कहने का मकसद ये है कि कांग्रेस जो है
मुसलमानों को बहुत अपीस कर रही है, जबकि बीजेपी की जो पॉलिसी है वो मुसलमानों को अपीस करने की नहीं है बल्कि मुसलमानों को दबाने सही। की है, और वो मुसलमानों के दबा के ही रहेंगे। तो उनके लिहाज से, और चूंकि वो ये भी समझ रहे हैं कि एक लिहाज से जो सेपरेट आइडेंटिटी है मुसलमानों की, उसको हमने ख़त्म करना है, क्योंकि कांग्रेस, और फिर अगर आप देखिए तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक और भी जो अजरी जो केजरीवाल साहब हैं, बिल्कुल, इनका भी इन्होंने बड़ा ट्वीट का जवाब दिया है पाकिस्तान के, बहुत ही इम्पोर्टेंटली, और ये भी कुछ पेशेंस का मुजाहिरा करते दिखाई नहीं दे रहे। सो मैं यहाँ पे मोस्ट इंटरेस्टिंगली आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो पेशेंस का लेवल है, टॉलरेंस का लेवल है, ये बहुत जो इंडियन पॉलिटिशियंस हैं ये हमें इससे आरी क्यों नज़र आते हैं? नहीं, इस वक्त तो देखिए ना, इंतखाबात हो रहे हैं, तो इंतखाबात में तो जो चीज़ जिसको मिलती है अपने हिसाब से उसको कैश कराने इस्तेमाल की करता है। कोशिश करता है। अब देखिए ना, हमारे वो जो साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, फवाद हसन चौधरी चौधरी बिल्कुल। साहब फवाद चौधरी साहब, जो पीटीआई की हुकूमत में मिनिस्टर थे, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया जब लेकिन उसमें तो अरविंद पीस की ही केजरीवाल, बात की गई थी ना। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को अप्रिशिएट किया कि भाई बिल्कुल। आप ज़बरदस्त आप आदमी हैं और हम आपकी कामयाबी के लिए दुआगो भी हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने फिर उसका जवाब दिया कि जी मुझे आपकी दुआओं की कतई कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप बिल्कुल। अपनी दुआएं अपने पास ही रखिए, आप तो टेररिस्ट स्टेट है। तो बड़ा तल्ख जवाब दिया बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन मैं, और फिर भारत की हुकूमत ने, बीजेपी ने उसको एक्सप्लॉइट किया कि जी सो पाकिस्तान। एक्चुअली मैं इसी इनटॉलरेंट बिहेवियर की बात कर रही हूँ बासित साहब, ये ऐसा क्यों है? नहीं, इंटॉलरेंट, देखिए मैं इंटॉलरेंट वो है ही है, क्योंकि जब तक सही। मुसलमानों की बात आएगी या कश्मीर की बात आएगी या तो वो इंटॉलरेंस पाकिस्तानियों तो की बात आएगी। पाकिस्तानियों की बात आएगी, वो तो अपनी जगह पे है। लेकिन देखिए, इसको फवाद चौधरी साहब के ट्वीट को जिस तरीके से बीजेपी ने उछाला, उसकी कतई कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि फवाद चौधरी साहब तो कोई इस वक्त ना हुकूमत में है, ना उनकी पार्टी हुकूमत में है, वो तो एक आम आदमी है। लेकिन उनकी ट्वीट को इस तरह उछाल रहे हैं कि पाकिस्तान ये चाहता है कि कांग्रेस की हुकूमत आ जाए और बीजेपी की हुकूमत ना आए। लेकिन मेरा ख्याल तो उल्टा है, हमारे तो ये जो सियासी लीडर हैं, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों सही। या शहबाज शरीफ साहब, वो तो चाहते हैं कि बीजेपी की हुकूमत और मोदी साहब दोबारा बने, ताकि मोदी साहब के बासित साहब, साथ। ये फवाद हसन साहब ने ट्वीट किया या फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया है? नहीं, फवाद चौधरी साहब ने सही। जो इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर थे पीटीआई में, सही। तो सही। उनका ट्वीट था, उसके जवाब में फिर मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ तो लोग बेचैन हैं, जो इस वक्त की हमारी हुकूमत है, कि मोदी ही साहब आ जाएं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तो नहीं, लेकिन उनके बड़े भाई नवाज शरीफ साहब के एक पर्सनल रेपो तो है। और जहाँ तक सही। मेरी इत्तलात हैं, यूके में जब ये थे नवाज शरीफ साहब, तो मोदी साहब के कुछ लोग उनसे मिलते भी रहे हैं, सही। पैगाम भी एक्सचेंज होते रहे हैं। तो हम तो ये चाह रहे हैं कि जी मोदी साहब इलेक्ट हो जाएं, उनको हम बुलाएं सो यहाँ क्या ये साथ। मुलाकातें नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट नहीं थी? ये तो देखिए, अब अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या उन्होंने डिस्कशन की, लेकिन ये जरूर है कि कश्मीर के लेकिन एक मामले में इम्प्रेशन तो आ गया ना। इम्प्रेशन तो खैर इस तरह ही बनते हैं कि जब बिल्कुल। आप गैर जरूरी तौर पे मुलाकातें भी करेंगे और पसे पुश करेंगे मुलाकातें, उनका कोई लोगों से शेयर नहीं करेंगे, छुपा के रखेंगे इन मुलाकातों को, तो फिर ऑब्वियसली खदशात तो जन्म लेते हैं। और बिल्कुल। यही मामला इस वक्त कुछ यही है कि हमारे यहाँ भी एक ग्रोह है या एक ऐसे लोग हैं, तबका है, जो ये चाहता है कि मोदी साहब री इलेक्ट होके आए। देखिए, जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, अगर आप प्योरली नेशनल इंटरेस्ट को देखिए, तो बिल्कुल। मोदी साहब का इलेक्ट होना शायद हमारे लिए बेहतर ही है, क्योंकि वहां पे फॉल्ट लाइंस बन रही हैं। एक सही। लिहाज से भारत कमजोर भी हो रहा है, वो कि लगता यही है कि भारत की इकोनॉमी बड़ी राइज कर रही है, लेकिन साथ साथ फॉल्ट लाइन्स भी बढ़ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब भारत के मुसलमानों के हालात देखता हूँ तो बहुत अफसोस भी होता है, जिस सही। तरीके से उसको दबा के रखा हुआ है। इस वक्त बीजेपी का एक कैंडिडेट भी मुसलमान कैंडिडेट नहीं है। गो के किस जमाने में जो उनका अपर हाउस है राज्यसभा, उसमें मुसलमान हमें नजर आते थे, या किस जमाने में देखिए ना, भारत में जो कुछ सदूर भी थे, और रिसेंटली जो उनका इंतकाल भी हुआ, डॉक्टर अब्दुल कलाम, वो भी भारत के सदर रहे। लेकिन ये सारे ऑप्टिक्स हैं। जहां सही। तक मुसलमानों के हालात हैं पाक भारत में, वो बिल्कुल। तो हम सब जानते हैं। और उनकी उसके बाद सिचुएशन हमारे सामने है। बिल्कुल। बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी हैं, बीबीसी से लेकर अल जजीरा ने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, बल्कि कल परसों में देख रहा था
एक रिपोर्ट अल जजीरा पे, उसमें भी जो भारत के मुसलमानों के हालात बताए हैं, वो तो बंदा देखकर उससे अफसोस ही होता है ना, मुसलमानों के हालात वहां पे देखकर। लेकिन मैं ये वही बात कहना चाहता हूँ कि भारत ने भी देखिए ना बहुत सी कमीशन, सचर कमेटी को आप ले लीजिए, 2006 की रिपोर्ट उसकी ले लीजिए, सही। उसमें बहुत से कहा गया है कि जी आप अफर्मेटिव एक्शन लीजिए कि जो मुसलमानों की बैकवर्डनेस है उसको ख़त्म किया जाए, उनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए ताकि वो भी दूसरी कम्युनिटीज के साथ मिलकर आगे चले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सचर कमेटी की रिपोर्ट को मानती ही नहीं है, जो कमीशन की रिपोर्ट थी। इसी तरह वो तो इसके दरपे हैं कि सही। मुसलमानों को तो बिल्कुल दबा के रखा जाए, और बल्कि अभी उनका जो अगला, जिसका हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। जो जो रिजर्वेशंस हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस में जो मुसलमानों को राइट। कुछ एक लिहाज से आप कह लीजिए कुछ फैसिलिटीज प्रिविलेजेस मिली हुए हैं, उनको भी वो ख़त्म करना चाहते हैं। तो मुसलमानों के खिलाफ जो रवैया है बीजेपी का, आरएसएस का, वो हमारे सामने है। बिल्कुल। और मुझे नहीं समझ आती कि जो है हमारे यहाँ बहरहाल एक आगे देखेंगे कि क्या होता है। सो 4 बासी जून को साहब, कुछ जब एक्सपेक्टेड है कि अभी अगर प्राइम मिनिस्टर वो मुंतखब हो जाते हैं एक बार फिर से, सो क्या मुसलमानों की जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उसके लिए वो कुछ पॉजिटिव कदम उठा सकते हैं? नहीं, पॉजिटिव कोई नहीं है, बल्कि और ख़राब होने जा रहे हैं हालात सही। भारतीय मुसलमानों के लिए, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड ख़त्म हो जाएगा तो मज़ीद मसाइल क्रिएट होंगे। उसमें बड़ी परेशानियां हैं। अगर उनके लिए जो इन्फॉर्मेटिव एक्शन माजी में लिए गए थे वो ख़त्म हो जाएंगे, जो कुछ प्रिविलेजेस हासिल थे, तो और मुसलमान इकोनॉमिकली, देखिए पॉलिटिकली जो वोट है ना मुसलमानों का, ये पहले जो वोट बैंक था सही। मुसलमानों का, वो अब इररेलेवेंट होता जा रहा है। और ये मैं समझता हूँ कि बीजेपी की बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने मुसलमानों के वोट को इररेलेवेंट कर दिया, या मुसलमानों को मार्शलाइज कर दिया है सही। इलेक्ट्रली स्पीकिंग। उनके वोट से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। माजी में तो हम देखते रहे हैं कि वो एक लिहाज से कांग्रेस के पीछे खड़े रहे थे मुसलमान, लेकिन अब मुसलमान जो भारतीय मुसलमान है वो अब कांग्रेस के पीछे भी नहीं खड़ा, वो अब रीजनल पार्टीज की तरफ उसका ध्यान। एक लिहाज से मुसलमान चूंकि डिवाइड हो गया है, इस वजह से उसकी ताकत जो है, वोट की जो ताकत है उसकी, वो अब बहुत कम होके रह गई है। इस वजह से ये बीजेपी की एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जितनी भी आरएसएस की बहुत बड़ी कामयाबी है इस कॉन्टेक्स्ट में कि उन्होंने सही। मुसलमान के वोट को इररेलेवेंट कर दिया है। तो अब देखना यही है कि अगर बीजेपी जीतती है तो कितनी सीटें उसको मिले। कुछ लोगों का ख्याल ये भी है कि शायद जो उसकी अलाइड पार्टियां हैं, जो इलेक्शन में एनडीए के नाम से हिस्सा ले रहे, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो मुमकिन है कि बीजेपी को इतनी सीटें ना मिलें तो जो एनडीए की पार्टियां हैं ये भी उसको सपोर्ट ना करें। तो सही। देखना क्या है कि 4 जून कब होने क्या जा रहा है। लेकिन चलिए, मेरी 4 जून को तो जो कुछ होने जा रहा है वो हम बाद में देखेंगे। पहले देखेंगे बासित साहब कि ये जो 2 दिन की मेडिटेशन है, ये खत्म होने के बाद इसके असरात नहीं, मोदी साहब की पर्सनैलिटी पे क्या है? वो देखिए ना, अपोजिशन यही कहती है कि जी आप मेडिटेशन करने गए थे तो इतने कैमरे साथ क्यों लेकर गए, पूरी फौज बिल्कुल। कैमरे जा रही है। तो ये सारे पॉलिटिकल गिमिक्स, अगर आप मेडिटेट करने जा रहे हैं, अपने दैट्स आप को वेरी protect इंपॉर्टेंट। जा रहे हैं, तो बिल्कुल। फिर पब्लिसिटी क्यों है, प्रोपेगेंडा क्यों? तो बहरहाल पॉलिटिशियन और क्या करे अगर ये ना करे तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की बासी साहब आपने कि पॉलिटिशियन ये ना करे तो क्या करे। सो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। टिल देन टेक केयर, और डिसाइफर से मुंतहा हसन को इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।